24 में किसकी सरकार, ये लगातार आपको बता रहा है IBC 24 और IBC 24 पर आप हमारे साथ में यहां स्पेशल स्टूडियो में, ओपन स्टूडियो में दोनों खेमों को, नेताओं को सुन रहे हैं। देश में जिस बात की उम्मीद किसी ने ना की थी, कई सारे राज्यों में वो उलटफेर एक बार फिर 2024 में नजर आ रहे हैं, 23 की तरह ही। एग्जिट पोल्स को लेकर जो तस्वीर उभारी गई थी उससे कुछ अलग रंग एक बार फिर नजर आ रहे हैं, जैसे 2023 में दिखे थे। जनता ने साइलेंटली निर्णय किया और उस निर्णय को अब हम सामने पा रहे हैं और इसका विश्लेषण भी करते जा रहे हैं। देखें जरा, आप इस वक्त टैली पर नजर डालें, टीवी स्क्रीन पर एनडीए 299 के ऊपर है और काफी देर से आंकड़ा यहीं इसी के आसपास स्थिर हुआ दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इंडिया खेमा है वो भी पीछे नहीं है, 224 से 225, 226, 227 इसी तरह ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क अब तक आया नहीं है। राउंड्स की अगर आप बात करें तो सभी जगहों पर 50% राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जगह 50% से ऊपर राउंड्स चल रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट यह है कि अगर आप राज्यों में देखें तो विधानसभा के जो नतीजे आए उसमें आज एनडीए पक्ष के लिए दो बेहतर खबरें हैं, दो स्टेट पे उनके लिए अच्छी खबरें हैं। उनके गठबंधनों ने सरकार बनाने वाले आंकड़े को टच किया, लेकिन देश में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए कुछ फोन संपर्क मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है और यह अगले कुछ घंटों में बड़ा तेज होने वाला है। अविनाश मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब मेरे साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी के खेमे में हमारे साथ में दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया है, संभाला है। आपके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं दोनों और दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सत्यनारायण शर्मा जी हैं, धनेन्द्र साहू जी हैं। इधर युवा ब्रिगेड से विकास जी हमारे साथ में हैं जिन्होंने सरकार के वक्त भी बहुत सारी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। इस पक्ष में भी एक से बढ़कर एक नेता हैं, लंबा तजुर्बा रखने वाले श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं। साथ में हमारे साथ शुक्ला जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अभी गए, आपको हम कांग्रेस में देखते आए लेकिन अब आप यहां से मजबूती से अपना पक्ष रखने वाले हैं। मरकाम साहब हैं जो अपनी बात यहां अभी काफी देर से रख रहे थे। परेश बाग बेहरा साहब, एक बेहद चर्चित चेहरा छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ में गेस्ट बने हुए हैं। आप सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट जरा आप नीचे टैली में भी देख लें। अविनाश, मैं चाहता हूं एक बार आप टैली के बारे में बताएं, सवाल जवाब फिर शुरू करते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पुनीत जी, सबसे बड़ा झटका अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर लगा है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थिति ये थी 2019 तक की 62 सीटें उसके पास थी, सहयोगी दलों के पास 8, 9, 10 सीटें थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो जो मैजिक नजर आया है, करीब करीब 33 से 34 सीटें ऐसी है जहां पर नुकसान की आशंका जताई जा रही रुझान में। लेकिन रिजल्ट की जो बड़ी बात यह है कि 2019 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी 100 सीटों के पार रुझानों में तो कम से कम नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी को भारी बढ़त वहां पर नजर आ रही है। लगातार दावा किया जा रहा था कि बीजेपी वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई है और लखनऊ में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की तस्वीर भी सामने आई है। पुनीत जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। कांग्रेस का खेमा उत्साहित। एपी में, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेंगे। हमने आपको पहले ही अपडेट दिया। ये रिजल्ट की इस समय की बड़ी बातें, बड़े रिजल्ट जो पहले सबसे सामने आए हैं। एक तरफ अमित शाह जीते अपनी सीट के ऊपर गांधीनगर में, दूसरी तरफ यहां से राहुल गांधी की विजय हुई, वो भी रायबरेली सीट पर, और इसके बाद रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया। अब आपको जो दिख रहे हैं टैली के ऊपर वो रुझान और रिजल्ट्स हैं। कुल मिलाकर 5 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अब की बार जिस अंदाज में 400 पार का नारा था, ना 400 पार के उस नारे को टच किया, ना 300 पार अब तक यह आंकड़ा गया, काफी देर से एक ही जगह अटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम जाते हैं सीधे सीधे सवालों पर। चलिए सुंदरानी जी आप ही पहले कहिए, फिर मैं चाहूंगा शुक्ला जी भी बात रखें। क्या हुआ? वो 400 पार, फिलहाल 300 पार भी नहीं हुआ है। आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से जो अभी टैली दिख रही है वो 300 पार नहीं दिख रही है, लेकिन आधी काउंटिंग हुई है, आधी काउंटिंग बची है। अगर हम आज 300 के ऊपर इंडिया गठबंधन से आगे हैं, करीब करीब 300 सीटें हैं एनडीए गठबंधन के पास, और इंडिया गठबंधन की स्थिति 224, 222, 223 के बीच में है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आशा के अनुरूप अभी तक के परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। 238 पर अभी फिलहाल बीजेपी, इंडिविजुअल अगर आपका आंकड़ा बताएं, 238 पर आप
जीते या आगे चल रहे हैं? निश्चित रूप मौजूदा से स्थिति। पुनीत जी, हम 238 सीटों पे आगे हैं और करीब 40 सीटें ऐसी है जहां 500, 1000 और 2000 वोटों के अंतर पे चल रहे हैं, और वह हमें ऐसा लगता है कि वो 40 सीटें हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से हम 272 को पार कर जाएंगे। ऐसी 40 सीटों का आंकड़ा मेरे पास है जहां पे हम 1500, 2000 वोटों के डिफरेंस पे चल रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन स्टेट्स में उसको सर्वाधिक उम्मीद थी, वेस्ट बंगाल में ऐसा लगता था मेहनत के बावजूद क्या परिणाम होंगे पता नहीं, लेकिन यूपी का हाथ से निकलना, महाराष्ट्र में इस तरीके के नतीजे दिखना, कैसे देखते हैं आप? हालांकि अभी अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, यहां तो बहुत अच्छी स्थिति है, वही 10-1 वाली, लेकिन देश में स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। नहीं, देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगी संगठनों पार्टियों ने जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति करी, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, संविधान हटाने की बात करके जिस प्रकार का झूठ बोला गया, जिस प्रकार हिंदू मतदाताओं का अपमान करके और जातिगत जनगणना की बात करके लोगों को परेशान किया गया, ये उसका परिणाम है कि थोड़ा बहुत नकारात्मक हुई। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 के आंकड़े छुएगी। और एक दिलचस्प बात और कि इनके गठबंधन में एक रूपता नहीं है, अंतर्विरोध से भरी इनका इंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठक बुला रही हैं, तो इस प्रकार के देखना बाद में ऐसी स्थिति होगी कि 272 तो हमारे पार होंगे, हमारे एनडीए के सहयोगियों की संख्या भी इन्हीं की कृपा से बढ़ जाएगी। लेकिन आप मरकाम साहब, चलिए अब आप उत्तर दीजिए, मैं सबको सुनना चाहता हूं और सुनवाना भी चाहता हूं। एक तरफ आप जो कुछ भी करते हैं उसे आप रणनीति की बात कहते हैं, 400 पार का नारा संकल्प था, संकल्प के साथ साथ विश्वास था, विश्वास के साथ साथ दावा बना। लेकिन अब जब हम बात कहते हैं तो आपका कार्यकर्ता भी कह रहा वो तो नारा था, हमने एक नरेशन सेट किया था और अब उस आधार के ऊपर हम कुछ नहीं देखते, फिलहाल हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, हम इसमें खुश हैं। तो वक्त के साथ बदले तो आप भी हैं, आपकी स्ट्रेटेजी है। 400 पार जो है वो हमारा संकल्प था, हमने एक टारगेट फिक्स किया, इस टारगेट तक हमको जाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने तन से मन से काम किया। आज चुनाव परिणाम जो भी हैं, रुझान जो है वो आपके सामने है, वो हमको स्वीकार है। परंतु अभी मैं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुन रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंडर 100 में आने के बाद यदि वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए उपलब्धि है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये उपलब्धि आपको हर समय मिलते रहे, आप अंडर 100 में हमेशा रहें, ये मेरी शुभकामना आपको है। लेकिन 2009 के बाद वो गेन कर रहे हैं, आप ये भी तो देखें। बिल्कुल, आज आप देखिए जो चुनाव परिणाम के जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज चैनलों में जरूर ये दिखाया जा रहा है कि जेडीयू इधर उधर जा सकती है, टीडीपी जो है इधर उधर जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो आंकड़े कांग्रेस समर्थित इंडी गठबंधन के दिखा रहे हैं, उसमें आप टीएमसी के भी आंकड़ों को जोड़कर बता रहे हैं, जबकि टीएमसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी वो इंडी गठबंधन से बाहर है। जानकारी के लिए बताता हूं, 1 तारीख को भी जो बैठक दिल्ली में हुई थी, उस दिल्ली के उस बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा किया था। इसलिए ये इस आपके जो आंकड़े हैं इनको भी स्वीकार करने की और सुधारने की जरूरत है। मैं आपकी बातों को काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखें 47 सीटों का गेन है, जो आप कह रहे हैं कि क्यों कांग्रेस खुशी मना रही है। 47 सीटों का कांग्रेस पार्टी को गेन है, 99 सीटों के ऊपर वो फिलहाल दिखाई पड़ रही है, 1 सीट जीत चुकी है, 98 पर उसकी लीड काफी बड़ी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल 47-48 सीटों की गेन यदि उनको है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा 263 का आपको नुकसान, 272 का जादुई आंकड़ा है। उस 272 के जादुई आंकड़े से आज कांग्रेस लगभग 50 सीटों से कम है। कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है वो 50 सीटों से कम है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 सीट, हम 30 सीटें लगभग हम गेन कर रहे हैं। आप लोग 100 का आंकड़ा छू नहीं पाए हो, इस बात में बड़े खुश हो क्या? ऐसा जो आप सुन रहे हैं, सब शुक्ला जी देश में सेकंड आने की खुशी अद्भुत है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। आपको वहां पर कीमती रत्न हमने भेजा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव है, मेरा सौभाग्य कि सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी और श्रीचंद्र सुरानी जी के साथ बैठा हूँ। ये वो बात हो गई कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या किस प्रकार से जो तानाशाही कांग्रेस ने देखा, गांधी परिवार ने देखा, राहुल जी की सदस्यता निरस्त की गई, उनका बंगला खाली कराया गया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, कांग्रेस के एक एक नेताओं के घर में ईडी, आईटी तमाम रेड मारे गए, कांग्रेस के नेता जेल गए। हुआ क्या कि इतना भी जनता का आशीर्वाद मिला, हम उसको कोटि कोटि नमन करते, प्रणाम करते हैं। अब
मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अहंकार से मुक्त हो गई। आज पूरा देश अंधभक्तों से मुक्त हो रहा है। विकास जी, घर ये घर बात में- आप 10 छत्तीसगढ़ सेकंड, मध्य 10 प्रदेश की सेकंड, जनता को नहीं समझा पाए। 10 सेकेंड मैं इसमें आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं तो आपका जो चैनल देख रहा है कि जो विद्वेष का राजनीति पिछले 10 साल से इस देश के घर घर में जो भाजपा और कांग्रेस के नाम से, राहुल और मोदी के नाम से आरएसएस वाले फैलाते थे, आज वो गंध खत्म होगा। अब जो आपने कहा जनादेश हमको स्वीकार है, मध्य प्रदेश का जनादेश स्वीकार है, हमको छत्तीसगढ़ का जनादेश स्वीकार है। शाम को नरेंद्र मोदी जी ये जनादेश स्वीकार करेंगे। ज्यादा खुशी और विकास जी को नहीं, किस बात की है? हम तो खुश, ज्यादा खुशी किस बात की है? हमको नरेंद्र ज्यादा- मोदी जी क्या मैं करेंगे इस as बात की है, youth, as या युवा- कांग्रेस पार्टी ने 2009 के बाद जो गेन किया उसकी है? पुनीत जी मैं कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ एक- एक- राहुल गांधी की आएंगे आपके पास, सदस्यता क्यों गई थी? अरे आप सुन तो राहुल गांधी की देश को सदस्यता पता क्या है भारतीय साहब, जनता पार्टी देश ने को खत्म पता है किया था? साहब। सुन लीजिए देश विकास को पता भाई, है आपके हमारा। साथ आज ये इस अन्याय मुद्दे हुआ। को उन्होंने लाया, इसलिए आप मैं एक- बात एक बार जाओ, करना चाहता आपको हूं। उन्होंने जवाब एक बार शांति से सुनो। सुना, सुन लीजिए, आप भी सुनिए, मेरे सेनाओं वापस आप ही है- के पास आऊंगा। मेरे सेनाओं हैं, इनके साथ अन्याय हुआ, कांकेर सीट इनको मिलना चाहिए था। दूसरी बात फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह चुनाव लड़ा देश ने देखा है। और राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता है जो 2 सीट जीत रहे हैं। नहीं, पर आपने जवाब नहीं दिया। आपको ज्यादा खुशी किस बात मुझे की इस है? बात की खुशी मोदी है। जी शाम को क्या करेंगे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की या खुशी 100 है। के आसपास अभी आज पहुंच पाए? मैं उस बात पे खुश हुआ एक युवा होने के नाते कि देश में जो अराजकता, सांप्रदायिकता और घर घर में गंद फैला के राजनीति करने का काम भाजपा कर रही थी, आज शाम को समाप्त हो जाएगा। आज शाम को सारे विकास जी, अंधभक्त लगातार समाप्त हो जब चुनाव तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आधी सीटें, आधी वोटिंग हो पाई है। देखते हैं। क्या कारण मानते हैं सर, जो शुरुआती जिस जगह से आपको बढ़त मिलना थी वहाँ से काफ़ी माइनस रही कांग्रेस, जैसे राघोगढ़, चाचौड़ा, सुसनेर, क्या वजह रही? अब ये भी देखिए, राघोगढ़ में हमें बढ़त मिली है 11,500 की, जी, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। और चाचौड़ा में तो हम लोग अभी माइनस में चल रहे थे, अभी देखिए क्या होता है। बड़ी बात है। चाचौड़ा जो लक्ष्मण सिंह का इलाका है, वहां से दिग्विजय सिंह पीछे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें भी उम्मीद थी जहां से और वहां बड़ी से। खास बात पुनीत जी की 10 साल तक के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से पीछे चल रहे हैं और 5 साल के मुख्यमंत्री राजनांदगांव से पीछे चल रहे हैं, भूपेश बघेल। पूर्व मंत्री शिव डहरिया जांजगीर से पीछे चल रहे हैं, कवासी लखमा बस्तर से पीछे चल रहे हैं। शर्मा जी को क्या आप आपको थोड़ा नहीं सा माइक लगता- दे दें। सत्यनारायण शर्मा जी, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के लिए 40-45 साल से काम किया है, ये स्थिति बड़ी अजीब नहीं है? क्योंकि देश भर में जब कांग्रेस पार्टी यूपी, जहां पर संभावना नहीं दिख रही थी विपक्ष की, वहां पर इतना बेहतर प्रदर्शन करती है। नहीं, पर वहां और भी सपा छत्तीसगढ़, का मध्य जोर प्रदेश, ज्यादा है। जिसे आपका गढ़ माना जाता था कब 2003-4 तक, स्थिति यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश की बात जो है वो धन धरती का खेल है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था मध्य प्रदेश की? निर्वाचित सरकार को लोगों को खरीद करके, विधायकों को खरीद करके सत्ता बदल दी। तो ये तो इनका पुराना खेल है। उसी धन धरती के हिसाब से, पैसे के दम पर, आईडी के दम पर और एक तरह से ईडी के दम पर, और इसके आपके सीबीआई के दम पर ये खेल खेलने वाली पार्टी है। दबाव की राजनीति और एक तरह से लोगों को परेशान करने, दो मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, गलत सलत आरोप लगाते हैं। यही हाल दोनों स्टेट में रहा है। अब जो 2009 से अभी तक का प्रदर्शन है पार्टी का, जी। इसमें ये आपको वापसी लग रही है या वापसी। ये इस वक्त का कोई वेव है? देखिए, वापसी और वेव भी है। हाँ। साफ साफ मोदी जी का बेचेहरा बेनकाब हो गया है। सांप्रदायिकता का जो इनका हथियार था वो पूरी तरह से फेल हो गया है, और धर्म के नाम पर राजनीति करते थे वो भी एक्सपोज हो गया। बनारस में क्या हुआ? 3 राउंड तक मोदी जी पीछे चल रहे थे, टक्कर दी हमारे बट लोगों ने। फाइनली रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। क्या रिजल्ट है? साहू जी, मैं एक बात आपसे भी जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर बार बार हमारे भी जहन में आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन एक फैक्टर भी नजर आ रहा है। आप दोनों जगह संगठन को देखें, संगठन के भीतर भी बड़ी उलटफेर रही, बड़ी संख्या में लोगों ने खेमा बदला, बड़ी संख्या में पार्टी से टूट के लोग गए। चंद्रशेखर जी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी मानेंगे कि कई आपके बड़े स्ट्रांग
हैंड्स जो थे वो ऐन चुनाव के वक्त में चले गए हैं। कुछ भी कहें, स्ट्रेटेजिकली कमजोर करता है। दूसरा, पीसीसी प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी बहुत सवाल उठे, यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी। आपने पीसीसी संभाली है, आपको लगता है जिस वक्त पर ये सब कुछ हुआ ये पार्टी वाइज संभालने की दृष्टि से मुश्किल था? नहीं, देखिए, हम लोग यदि पिछले चुनाव का नतीजे देखें, 2009 में भी, 2014 में भी, फिर 19 में भी और आज 2024 का हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरह से विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी कमज़ोर हुई है। लेकिन पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हमारी राज्य की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, राजस्थान में भी सरकार बनी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को धन के बल पर गिराया गया, छत्तीसगढ़ में भी लगातार हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। लगातार कांग्रेस को यहाँ पर जिस तरह से दबाव बनाकर भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों लगा करके आज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी, और उसका परिणाम हुआ कि हम लोग राज्य में भी सरकार बनाने का वंचित हो गए। और कमोबेश आज भी हम लोग यही स्थिति मानते हैं। हाँ। कि जिस तरह से दुष्प्रचार करके राज्य की सरकार जो आज हमारी समाप्त हुई, वैसे ही आज लोकसभा में भी चुनाव में उसका कहीं न कहीं असर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजस्थान हुआ में है। बड़ा अच्छा फाइट दिया। देखिए, जी। 25 सीटों में से 11 सीटों पर आपका गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। और गेन की बात करें, ये सभी 11 सीटें गेन है। जी। एक तरफा पिक्चर को बदला है। 14 अगर बीजेपी के पास में है तो 11 पर अभी इस वक्त आपकी लीड है और बड़ी अच्छी लीड है। लेकिन वैसा असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, मध्य के इन दो राज्यों में। जबकि 23 में तीनों जगह चुनाव हुए, तीनों जगह सरकारें पलटी, तीनों जगह वैसे आक्रमण हुए, तीनों जगह वो ईडी आईटी वाले साले खेल चले। बावजूद इसके राजस्थान में फाइट है, यहाँ नहीं। हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग जैसा कि उम्मीद कर रहे थे, हम लोगों को तो उम्मीद थी बराबर आधी से अधिक सीटें हम लोग हासिल करेंगे। लेकिन ये पता नहीं, और भी अभी समीक्षा करेंगे कि आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई। ये चिंतन का विषय तो है ही है। हाँ। हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, जबकि हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि बराबर जो है अच्छे बराबर की टक्कर हम लोग छत्तीसगढ़ में देंगे। जी। आज कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर का भी प्रभाव प्रदेश में भी पड़ा है कि जिस तरह से बार बार उनके बड़े नेताओं का यहाँ पर आना, प्रधानमंत्री जी का स्वयं आना, स्वयं यहाँ पर जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बना करके रखा गया, ये सारी चीजें, ये सब बहुत सारे कारण तो बने ही हैं। हाँ। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आज एनडीए की सरकार असफल हुई है, भाजपा की सरकार जो असफल हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने वो हर तरीके अपनाए। प्रधानमंत्री पद में थे, अभी तक आखिरी तक भी उन्होंने ध्यान लगा करके क्या करना चाहते हैं। धर्म और उपासना हमारा व्यक्तिगत विषय होता है। मैं आऊंगा इस पर, डिटेल में आऊंगा। रवि जी बहुत देर से खामोश बैठे, रवि भोई साहब। रवि जी, याद है हमको, मध्य प्रदेश में भी हमारे दोनों गेस्ट उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ थोड़ा सा कमेंट कीजिए। जो अभी कहा जा रहा है कि इसका एक मैसेज साफ है, एक निरंकुशता, सो कॉल्ड तानाशाही या मैं जो था उसको एक जवाब ये है, या राज्य वाइज ये स्थितियां बदली हैं क्योंकि हर राज्य में स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग अलग रही? थोड़ा पास कर लीजिए सर। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ नवंबर में, तब सरकार बदली यहाँ पर, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि जिस तरह से काम करेंगे, और मोदी की गारंटी यहाँ काम कर गई। राजस्थान में ट्रेंड रहता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, वही ट्रेंड लोकसभा में भी राजस्थान में काम किया। मध्य प्रदेश में उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन पूरा सफाया होना निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस संगठन की कमजोरी है, और कांग्रेस में जो अंतर्विरोध चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने सवाल किया था कि ये जो एनडीए को नहीं मिला या भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली, और ये अहंकार की बात है या एक बात है, जिस तरह से फैसले लिए गए, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, जीएसटी का फैसला हो, या फिर और भी कई बातें हुई, या दूसरे दलों के लोग भाजपा में काफ़ी प्रवेश किए, उनको टिकट दिया गया, उनको राज्यसभा में भेजा गया, तो इसका भी एक कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में देखने को मिला। और इसका परिणाम खासतौर से यूपी में जिस तरह की घटनाएं
पिछले दिनों हुई उसका भी परिणाम था। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिस तरह कांग्रेस और सपा मिलकर और सपा के प्रति लोगों का विश्वास बताया, वो बड़ी नया संकेत है। और निश्चित तौर से बिहार में भी इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बिहार में वो सफल नहीं हुआ। लेकिन यूपी में कहीं ना कहीं लगता है पोलराइजेशन हुआ है, और सपा ने जो प्रदर्शन किया है वो भाजपा के लिए चिंता की बात है। भोपाल चलेंगे बुंदेला साहब के पास। बुंदेला साहब, सबसे ज्यादा अगर फाइट मध्य प्रदेश में किसी सीट के ऊपर दिखाई पड़ी थी, लड़ी गई थी, तो वो छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी का जो एक गढ़ कहलाता है, कांग्रेस का जो गढ़ कहलाता है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी वहां चली गई, पूरी तरीके से काम करती नजर आई। लेकिन एक बात और भी वहां नजर आई थी, कांग्रेस पार्टी में वे अपनी ही सीट के ऊपर थोड़े से अलग पड़े नजर आए थे। बीच बीच में कुछ शिकवे शिकायतों में हमने सुना भी। इस सीट को लेकर आप क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए पुनीत जी, ये बात सही है कि छिंदवाड़ा सीट जो थी, छिंदवाड़ा एक विकास का मॉडल था। और ठीक है, जनता ने कमलनाथ जी को, उसके बाद 5 साल नकुलनाथ जी को, करीब 45 साल को मिलाकर उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता की सेवा की है। और आज अगर वहाँ की जनता ने बदलाव की बात कही तो हम स्वीकार करते हैं कि ठीक है, जनता को बदलाव चाहिए। लेकिन हाँ, हमने देखा छिंदवाड़ा में जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग, डरा धमका कर वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के संगठन को तोड़ा गया। मैं नहीं कहता, खुद जो महापौर विक्रम आहाके को खुद भाजपा ने शामिल करा। खुद विक्रम आहाके ने वोटिंग के एक दिन पहले अपना एक वीडियो जारी किया, उनके ऑफिशियल आईडी से वीडियो जारी हुआ कि मुझे डरा धमका कर भाजपा की शस्त्र दिलाई। तो ये वहाँ पर बेसिकली सत्ता का, मैं कहूँगा कि ये दुरुपयोग करके जो सत्ता पाने के लिए नंगा नाच किया है, उसकी परिणति। और ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। आप देखें, बाकायदा यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया नरोत्तम मिश्रा को, कि आप सामने वाले राजनीतिक दल को तोड़ कर, ऐसा कहीं नहीं हुआ। ऐसा मुझे बताया भारतीय जनता पार्टी में किस राज्य में हुआ, और ऐसा किस दल में आज तक हुआ कि सिर्फ आपको सदस्यता टोली का आपको प्रभारी बनाया जाए। मतलब उनको एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम दिया कि आप जनतंत्र, एक तरफ तो आप कहते हो कि हमको मौजूद विपक्ष चाहिए है, और वहीं आप सामने वाले विपक्ष को आप रोज तोड़ने लगे हो। और जिस तरह से आपने तोड़ा, डरा धमका कर, सत्ता का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमे, अक्षय बम भी उसी की परिणति है। अक्षय बम के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था 307 का, आप देख लें, उनके 4-5 दिन पहले उनके खिलाफ जो था एक सम्मन आता, अगले 2-4 दिन बाद वो भाजपा के साथ दिखाई देते हैं। और इसके अलावा पूर्व में भी जाएं तो जैसे संजय शुक्ला जो वहां के पूर्व विधायक थे, 140 करोड़ की रिकवरी का उनको नोटिस दिया जाता है खनन का। उसके बाद आपके दल में जाते हैं तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में असल में कांग्रेस को बिल्कुल कहते हैं निस्तो नाबूद करने का, तोड़ने का कार्य किया। यही कारण है कि उनको लगा कि कांग्रेस को हमने बीजेपी वहां पर कहती थी मध्य प्रदेश में कि जीतू पटवारी को जब से कमान मिली है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बहादुर शाह जफर साबित होंगे। 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता थे वो छोड़कर चले गए। 2-2 जगह आप वॉकओवर देते दिखे बीजेपी को, खजुराहो और इंदौर में। तो आपको नहीं लगता कि जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने चाहिए? देखिए, जीतू पटवारी जी को मुझे लगता है बहुत कम समय मिला और उनने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ही एक जो गुटबाजी है शिवराज की और कैलाश विजयवर्गीय की और खुद मुख्यमंत्री जी की, उस गुटबाजी में इन्होंने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को तोड़ने का काम किया है। लेकिन एक बात समझें आप, कांग्रेस को ठीक है आप कमजोर करते रहे, तोड़ते रहे, लेकिन साथ ही साथ इसकी परिणति ये हुई कि भाजपा के नेताओं ने या उनसे जुड़े लोगों ने निरंतर यहाँ पर दलित आदिवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। ठीक है, कपाट पर पेशाब करना एक पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ, वो भी इसी 5-6 महीने में हुआ है। एक आदिवासी के चेहरे पर आप पेशाब करते हैं मुंह पर, एक आदिवासी दलित परिवार के 6 व्यक्ति को नेमावर में आप जमीन में गाड़ के मार देते हैं। मेरा एक सवाल अजय जी से भी है वहां पर। अजय जी, पीटा जाता निर्वस्त्र। इंदौर में आप देखें, बिहार वाला रिकॉर्ड एक तो टूटा, की दुर्घटना, और अब तो जो जानकारी 1.5 लाख के आसपास नोटा पहुंच गया। जबकि एक तरफ अगर कांग्रेस ने इसे कैंपेन बनाया तो बीजेपी ने भी पुरजोर ताकत लगाई थी। पर यहां ताई को कोट करूंगा, उन्होंने कहा था कि ये कदम अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं लाएगा। जो सीट आप ऑलरेडी जीत रहे हैं, विन विन पोजीशन में है, उस पर अपनी ताकत के लिए ये कदम अच्छा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है,
उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूँगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है जिसमें हमें न कि सिर्फ एक जीत मिली है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा, एक ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है। और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर लड़ा गया है और इसमें जब मेरा कैंडिडेचर भी अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है, हम तो अभी बहुत नए हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो निश्चय ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूँगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीज़ें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर दिया है, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे। तो 72,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। एक सवाल जो छूट गया, मैं उसके साथ मध्य प्रदेश पर लौटूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा। ब्रेक के बाद तेजी से अपडेट और अब एनालिसिस शुरू हो गया है। जोड़ तोड़ वाली या हम यूं कहें जुगाड़ वाली कोई संभावनाएं हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी या आने वाले चरणों के साथ जो काउंटिंग हो रही है इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इस पर भी नजर हमारी बनी है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।